चलिए अब हम आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में और बताते हैं। पहले बताते हैं ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स क्या होता है? देखिएगा, सपोज मैंने आपको बताया जैसे कि बैटरी को एक कनेक्ट कर देते हैं हम किसी सिस्टम से और वो वर्क करते हुए करंट क्या होता है, पास से होता हुआ पोटेंशियल से द्वारा बैटरी में आता है। तो यहाँ पे एक सपोज दैट ये क्या है, एक बैटरी है, तो करंट यहाँ से पासेस होके जा रहा है, यानी बैटरी के एक टर्मिनल से करंट जाता है और दूसरे एक टर्मिनल से करंट जाता है और दूसरे टर्मिनल पे लौट के आता है वर्क करने के बाद ए से बी। ओके, ए से बी तक आया और फिर यहाँ से करंट इसमें एंटर करता है। तो दो कंडीशन होती हैं, देखो, एक तो करंट कंडक्टर में जा रहा है, अगर ये इसके एंटर कर रहा है तो इसके जो सेल होता है, एक सेल का अपना पावर होता है। क्या होता है? सेल का एक अपना पावर होता है, जो उस पावर से कम हुआ तो करंट को अंदर एंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है, मान लीजिएगा इसका 10 वोल्ट करंट है तो इसकी पावर 50 वोल्ट है, तो ये इसे आने नहीं देगा। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कि इसकी पावर कम है और इस सेल की पावर ज़्यादा है, तो वो अंदर एंट्री नहीं होने देगा। तो होल करंट की पावर जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे एक इसका अपना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन सर्किट इज ओपन। पहले सर्किट को हम ओपन रख लेते हैं। ओके, सर्किट क्या है? ओपन। व्हेन सर्किट इज ओपन द EMF is equal to the drop potential। drop potential अगर सर्किट ओपन है तो समझना कि जैसे करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, इसका पोटेंशियल कुछ भी है V जो वर्क हो रहा है, तो अब करंट यहाँ लौट के वापस नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में V इज इक्वल टू EMF होता है। EMF इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q के इक्वल होगा, यानी वर्क डन टू कैरिंग चार्ज के इक्वल होगा जब सर्किट ओपन है तब। ठीक है, अब समझ लो, जैसे सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि ये करंट यहाँ से एंटर करा, सॉरी बाहर जाया, यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, करंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसे यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे इसे क्या करना होगा, इसे एक रेजिस्टेंस से लड़ना होगा। अच्छा, एक काम, ये ईएमएफ हमारा यहाँ पे कर लो, इसे इसका हो गया वोल्ट। यूनिट क्या होती है इसकी? ईएमएफ की वोल्ट होती है। यानी ईएमएफ वही होता है, पोटेंशियल होता है, ड्रॉप पोटेंशियल होता है जो हमारा, लेकिन ये किसका होता है? ईएमएफ कहाँ होता है? बैटरी के अंदर। जो बैटरी के अंदर से पावर मिलती है उसी को हम उसका क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। ये भी वोल्ट में ही होता है, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। लेकिन जो बाहर का वोल्ट होता है, यानी बाहर का पोटेंशियल होता है, जो ड्रॉप होता है, कहीं पे वर्क हो रहा है वहाँ पर ड्रॉप होता है, तो वो हमारा V से डिनोट किया जाता है, इसे EMF से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके पास, जैसे मान लीजिएगा कोई भी कंडक्टर है, कोई भी सेल है, तो इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्या कह देते हैं? इसे बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस और माइनस के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू कैरिंग अ करंट वन टर्मिनल टू अनदर। ठीक है,
resistance offered by the terminal to क्या हो जाएगा हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स of the cell to the flow of current between the electrodes is called internal resistance। यानी इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, हम उसे क्या कह देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोड्स और दूसरा माइनस इलेक्ट्रोड। तो दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स कुछ इस तरीके के फॉर्म में होते हैं सेल के अंदर, ओके। तो इनके बीच के रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, पासेस होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं यहाँ पे, मटेरियल के थ्रू। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे हम, ओके, नोट कर लो। Factor affecting on which internal resistance are depend। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वही इलेक्ट्रोलाइट जितने अच्छे कंडक्टर के होंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, देखो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स ये हैं, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ओके। अब ये गुड कंडक्टर है, जो हमने मटेरियल लिया है, नेचर लिया है मटेरियल का, और ये गुड कंडक्टर होंगे तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी इसकी कम होगी। गुड कंडक्टर होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम रुकेंगे और वो फ्लो हो जाएंगे। तो ये नेचर पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो ये नेचर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ओके। नंबर 2 होता है आपका Number 2, electrodes are depend on the area of इलेक्ट्रोड्स। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोड्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चिपकेंगे, इस पर ज़्यादा आएंगे। जैसे हमारा एक सॉल्यूशन ही होता है, सेल का अंदर सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स को एक छोड़ता है और दूसरा कैच करता है। तो जितने ज़्यादा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैच करेगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैच करेगा, तो उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो ये क्या कहेंगे, द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल। नोट कर लो।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जितने जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चिपकेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे उतने इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्क उतना ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के एरिया पे। एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं। कंसंट्रेशन electrolytes depend on the concentration of materials. Okay, concentration of material. Electrolytes is electrodes is directly proportional to the concentration of electron। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हटा करके रेजिस्टेंस is directly proportional to the concentration of electrodes। यानी जितने इलेक्ट्रोड्स पे कंसंट्रेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास में आएंगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितने कम आएंगे, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। भाई रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा पास में होंगे इसे कम वर्क करना पड़ेगा, जल्दी से खींच लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यानी कंसंट्रेशन जितना कम होगा, तो उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस का उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इनके बीच की डिस्टेंस होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा भागना पड़ेगा, ज़्यादा रन अप करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और अगर जितनी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को कम दौड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा उसके पास, तो उसका रेजिस्टेंस नहीं कम हो जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मेथड है। चलो आज इंक डाल रहा हूँ भाई, इंक। अच्छा चलिए, अब देखो क्या करते हैं हम आगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का काम हो गया वैसा, इन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे। इलेक्ट्रोलाइट्स जितने गुड कंडक्टर होंगे, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा उसका। बैड कंडक्टर होंगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा एरिया पे,
एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतने ही ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस आएंगे तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना कम बढ़ेगा क्योंकि वो कंडक्टिंग करने लगेंगे। ठीक है। और तीसरा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम, या ऐसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उस पर इसका मतलब ये है कि वो बैड कंडक्टर है, इसलिए वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मीन्स दैट इलेक्ट्रोड्स के पास अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से ही उसकी रेजिस्टेंस घट रहे, मतलब कंडक्टिविटी घट रही, कम है। तो इस वजह से वहाँ पे भीड़ लगी है, भीड़ लगी है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तभी वहाँ पे भीड़ लगी है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों को वो रुक रुक के ले रहा है, आराम से ले रहा है। भाई देख, एक एक ही निकलेगा बंदे अंदर, ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है। यानी इलेक्ट्रोड से जो मैंने आपको बता ही दिया एरिया का, कि इलेक्ट्रोड जितने कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोड्स जाने नहीं दे रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपने हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो हो रहे हैं। मीन्स इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरी, इनके इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो ये होगी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ आर एंड आई, करंट, इनमें रिलेशन निकालते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी सर्किट का पोटेंशियल किसी भी सर्किट में ओपन सर्किट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में ईएमएफ इज इक्वल टू होता है ड्रॉप पोटेंशियल के। ठीक है, तो मैं सर्किट को दोबारा से बना लेता हूँ। मान लीजिएगा ये कोई सर्किट है और ये इसका ईएमएफ है और ये इसकी रेडियस है, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सर्किट अगर मैंने ये क्लोज कर दिया, तो देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल जा रहा है वो तो हमारा यहाँ पे कितना होगा, V होगा पोटेंशियल। ओके, यहाँ तक ये V आ रहा है, लेकिन सपोज दैट कि ये जो ईएमएफ है यहाँ पे V डैश, इसका पोटेंशियल या कितना होगा, V डैश के बराबर होगा, इसके होगा V डैश के। तो यहाँ हम कर देंगे कि ईएमएफ इक्वल टू V प्लस के V डैश। V डैश इक्वल टू क्या है हमारा, इस I स्मॉल r, ये किसका, सेल का रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस करंट को इस सेल के अंदर आने में छोटे वाला है, यानी अंदर के रेजिस्टेंस से लड़ना पड़ेगा, तब करंट अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो लड़ना पड़ेगा, तो वो भी हमारा रेजिस्टेंस है। उस कंडीशन में हमारा V डैश इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ईएमएफ अंदर का सेल है। ठीक, तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से जो भी वो पोटेंशियल लेके आया उसके प्रेशर में, और जब इसमें एंटर करेगा तो इस तरीके से V इक्वल टू V डैश आई। तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस के I स्मॉल आर, ये ईएमएफ हो जाता है जब सर्किट क्लोज होता है। व्हेन सर्किट क्लोज, ठीक है, जब सर्किट क्लोज होगा तो ईएमएफ इक्वल टू ये हो जाएगा, I कॉमन ले लेंगे, R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, या I इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ अपॉन R प्लस के स्मॉल r, ये करंट हो जाएगा एम्पियर में। ओके, वैसे आपने अब पढ़ी लिया है। V इक्वल टू क्या होता है, I की वैल्यू लगा दो तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ R अपॉन R प्लस के स्मॉल r, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नोट कर लो, मतलब ये समझ आ गया
कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो करंट फ्लो हुआ, जैसे सेल के अंदर से करंट जा रहा है, तो करंट जैसे यहाँ से 12 एम्पीयर लेकर 12 वोल्ट करंट लेके जा रहा है, सपोज दैट 9 वोल्ट इसने खा लिए, 3 वोल्ट ये खा, इसकी कैपेसिटी है कि मैं 3 वोल्ट लेता हूँ तभी इसके अंदर आने दूंगा। यहाँ से जो भी करंट आया, ठीक है, या जहाँ से जो भी पोटेंशियल आया, तो जो ये खाएगा वो उसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना खर्च हुआ, 12 इसने खाए, 3 इसने खाए, टोटल कितना हो जाएगा 15। तो टोटल वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, 12 + 3 15 15। ओके, यानी तो एक सेल की भी एक पावर होती है, उससे कम अगर पावर की अगर यहाँ पे कोई करंट आएगी तो ये सेल अंदर नहीं जाने देगी। ये भी एक फोर्स लगाती है बाहर की तरफ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कि भाई तू अंदर जब ही आएगा जब तू मुझसे लड़ेगा, मुझसे फाइट कर, और मुझसे नहीं जीत पाएगा तो मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो एक अंदर से रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का, उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मेशन। अब हम यहाँ से ही एक चीज और निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हम कर लेते हैं EMF = V - के IR। ओके, या IR क्या हो जाएगा, EMF - के V, R हो जाएगा EMF - के V/I। I क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप पोटेंशियल में V/R लगा दो भाई, EMF - के V/R, R पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कैपिटल R। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिएगा मैं इसे रब कर देता हूँ। सपोज दैट n सेल लगे हैं, एक सीरीज में बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं किसी भी सर्किट में। यहीं से एक चीज और बताएंगे, लेट वी कंसीडर किसी भी सर्किट के अंदर बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, इस तरीके से कुछ n टाइप के सेल कनेक्टेड हैं इन सीरीज में। ओके, इनका n सेल कनेक्टेड है इन सीरीज में। सपोज लेट वी कंसीडर n सेल कनेक्टेड इन सीरीज, देन फॉर्मूला ऑफ करंट क्या हो जाएगा, I = NE, जितने भी सेल लगे हुए हैं अपॉन R + के NR, N_r। ओके, ठीक है, ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, व्हेन n cell connected in parallel, अगर सेल किस में पैरेलल में, देन I = क्या हो जाएगा, n EMF/NR + के r। ठीक है, तीसरी चीज नंबर 1, फॉर चार्जिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कर रहे हैं, किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में EMF = होता है V IR + के ir। ओके, एंड डिस्चार्जिंग EMF = होता है IR - के IR। यानी
जब चार्ज हो रहा होता है तो इसमें ऐड हो रहे हैं पोटेंशियल, क्योंकि 3 इसके हैं और 9 यहाँ से आगे तो 12 हो गए, लेकिन डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ से ओनली 9 जा रहा है, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में EMF इक्वल टू V माइनस आई आर के इक्वल हो जाएगा, चार्जिंग की कंडीशन में V प्लस आई आर। ठीक है, आई आर प्लस आई आर कह सकते हो या V प्लस के आई आर कह सकते हो, इसे भी V माइनस के आई आर, चार्जिंग और डिस्चार्ज कंडीशन। ठीक है, नोट कर लो फिर।